बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ही है। और केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें इंट्रोडक्शन देखा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जी आयोनिक बॉन्ड। नाइनटीन 16 में ल्यूइस और कोस्टल ने बेटा बॉन्डिंग एक्सप्लेन थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 1916 में जीएन ल्यूइस और कोस्टल ने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बेस के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में उसी में फिर एक टाइप आती है बेटा आयोनिक बॉन्ड। उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ये अपने आप को क्या करना चाहते हैं बेटा? स्टेबल करना चाहते हैं। तो इस स्टेबिलिटी में वो क्या करेंगे, जो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, उनकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो इन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की क्या करेंगे बेटा? कोशिश करेंगे। उसी को अचीव करने की कोशिश में जब वो कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरह की बॉन्डिंग को बेटा हम नाम क्या देंगे बेटा? आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं आयोनिक बॉन्ड की। इधर हमने हेडिंग दे दी है आयोनिक बॉन्ड डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम इसमें कहेंगे बेटा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। पहले इसकी क्या डेफिनेशन है बेटा? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं बेटा। अभी हम जनरली उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। दूसरा हम कहेंगे बेटा बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, के मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, उसको बेटा हम क्या नाम देंगे? आयोनिक बॉन्ड। तीसरी इसकी क्या डेफिनेशन है बेटा? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान भी जो बॉन्ड बनेगा उसको भी हम क्या नाम देंगे बेटा? आयोनिक बॉन्ड। नंबर 4 पे इसकी क्या डेफिनेशन है बेटा? इसको बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये यही होता है कि जिसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो बेटा, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम दूसरा फिर क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद पांचवा इसका क्या नाम होता है बेटा? इसको अब देखिएगा ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन the outermost orbit of
metal is completely destroyed, remaining portion is called kernel, या इसको कोर भी कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड कर्नल। दूसरा इसका क्या नाम होता है बेटा, कोर। इसी बेस के इसका नाम क्या होगा बेटा, कर्नल बॉन्ड, कर्नल बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब दोबारा सुन लें। हमने क्या किया बेटा, आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन इसकी क्या होती है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की जानब मुकम्मल इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफरेंस है उसको भी हम क्या नाम देंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड। उसके नतीजे में भी आइंस बन जाएंगे। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरी इसकी क्या डेफिनेशन है बेटा, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही होगी वो मेटल होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी वो क्या होगी बेटा, नॉन मेटल। तो इनके दरमियान भी जो इंटरेक्शन होता है उसको भी क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तीसरी इसकी डेफिनेशन है बेटा, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब नॉन मेटल। मतलब जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को प्रेफरेंस देगी उसको हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रेफरेंस देगी उसको बेटा हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बेसिकली ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये अपोजिटली चार्ज ये इसके ऊपर जो क्रिएट हो रहे हैं ना उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी उसको एक दूसरा नाम हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह फिर जब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी तो एक तो उसमें मेटल है, दूसरी इसमें क्या है बेटा, नॉन मेटल। तो मेटल का जो आखिरी शेल होता है, जो आखिरी ऑर्बिट होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो अपने कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। तो इसके नतीजे में जो उसका इंटरनल रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको बेटा हम नाम देंगे कर्नल और कोर का। इसी बेस पे आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम हम क्या रखेंगे बेटा, कर्नल बॉन्ड। ये तो हमने उसकी जनरल बेटा डेफिनेशन देखी है। अब हम आगे उसकी एग्जांपल्स देखते हैं और बाद में हम कुछ क्राइटेरिया देखेंगे जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, ईजी हो जाती है। तो तब तक आप बेटा इसको नोट कर लें। अच्छा बेटा, तो होपफुली आपने इसको तो बेटा नोट कर लिया होगा। ये तो हमने देखे बेटा उसकी डेफिनेशंस। इसमें आप कुछ बेटा हम एलिमेंट्स ले रहे हैं। ये है नोबल गैस है हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा, 1s2। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और ये हमारे पास है बेटा रेडॉन। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारे पास के में 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन की क्या होगी बेटा, के में 2, एल में 8, एम में भी 8। इसको हम कहेंगे बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद है बेटा क्रिप्टॉन, के में 2, एल में 8, एम में 8, एन में कितने होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा, इसकी भी इधर लिख लेते हैं बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 6, 10, 12, 18, 20। ये हो जाएगा बेटा 3d10। उसके बाद ये हो जाएगा बेटा 4s2। तो ये भी टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, 36।
क्रिप्टॉन, उसके बाद हमारे पास है बेटा ज़ीनान, ये एटॉमिक नंबर। उसके बाद बेटा हमारे पास है रेडान। अब देखिए बेटा, इस साइड पे आपको ये कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। अब देखें, ये जो हीलियम है बेटा, इसके आखिरी शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं बेटा डुप्लेट रूप। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे, या तो वो कोशिश करेंगे हम हीलियम की तरह क्या हो जाए बेटा, स्टेबल हो जाए, तो हम कहेंगे वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं। नियान पे आ जाए बेटा, एटॉमिक नंबर है 10, के शेल में 2, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर SPDF के अकॉर्डिंग इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, ये जो 1s है बेटा के शेल है, 2s और 2p जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? एल शेल को। उसके बाद है बेटा आर्गन, एटॉमिक नंबर है बेटा 18, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में भी 8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास है के, 2s और 2p है एल शेल, ये किसको रिप्रेजेंट कर बेटा? एम शेल। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं, अगर आप गौर से देखेंगे ना बेटा, उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप आ जाएँ बेटा उसके बाद क्रिप्टॉन के ऊपर। उसके बाद हम इसके एग्जांपल देखते हैं। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बेटा, के में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, 18 और 8, 20, 28, ये एन में हो जाएंगे बेटा 8। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3d10। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा बेटा 4p6, इस पे भी हम जी लिखेंगे बेटा 4p6। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखें बेटा, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहे बेटा के को, 2s और 2p किसको रिप्रेजेंट कर रहे बेटा? एल को। इस पे थोड़ा सा हमें चेंजिंग करनी है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 3s 3p के बाद ये 4s आ रहा है ना, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम 3 वाले इकट्ठे लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? 4 वाले। ये जो 1, 2, 3 और ये जो 4 लिखा हुआ है ना बेटा SPDF के साथ, इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना बेटा, ये उसके अंदर ऑर्बिट को शो कर रहे हैं। 1s का मतलब है बेटा पहला शेल, 2s 2p का मतलब क्या है बेटा? सेकंड शेल जो कि एल शेल होता है, 3s 3p आगे हम लिखेंगे बेटा 3d, इसका मतलब है आपके पास एम शेल। तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे बेटा? चेंज कर लेंगे, तरतीब हम इसकी ठीक कर लेंगे। 3d10, तो ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एम शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? एम शेल को। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? एन शेल बेटा, 4s2, 4p6। ये जो 4 इसमें नज़र आ रहा है ना बेटा, ये चौथे ऑर्बिट या चौथे शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपके पास है एन शेल। तो इसमें भी अगर आप गौर से देखेंगे तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमने बेटा नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है ना, अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना बेटा, वो इन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उसी की बेस पे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड की। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बस ये आपने बेटा माइंड में रखनी है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद बेटा हमारे पास है एल्युमिनियम सल्फाइड। वैसे तो बेटा आगे बहुत सारे इसके एग्जांपल बन सकती हैं, हमने इसकी फेमस ये एग्जांपल ली है। सोडियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अलावा आप मैग्नीशियम क्लोराइड के बजाय दूसरा आप इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड वाले एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल बहुत सारी हो सकती हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के बजाय आप पोटाशियम क्लोराइड के एग्जांपल भी ले सकते हैं, यानी एग्जांपल्स काफ़ी सारी बन सकती हैं। अब हम समझते हैं इसमें क्या होगा बेटा। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले बेटा आपको क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए एलिमेंट्स की। तो हमारे पास है बेटा सोडियम, और उसके लिए आपको पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी आने चाहिए। अब मैं आपकी आसानी के लिए कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करवा रहा हूँ। ये है बेटा हाइड्रोजन, ये इसको भी बेटा आपने नोट कर लेना, इस पॉइंट को भी। अच्छा बेटा, उसके बाद है बेटा मांग से ये हमारे पास है पोटाशियम, कैल्शियम। अब ये देखें, इस बोर्ड पे आपको कितने एलिमेंट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं बेटा, 20 एलिमेंट। अब मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। हाइड्रोजन और हीलियम को रहने दे, पहले तो एलिमेंट को याद करने की ट्रिक देखें। ये लाइन आपको नज़र आ रही है बेटा, ये वाली, इस लाइन को याद करने की ट्रिक सुन लें। लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ये लाइन क्या है बेटा, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये लाइन इस तरह, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट से क्या मुराद है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इसी तरह आपको ये एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, 8 एलिमेंट। उसके बाद नीचे आ जाए बेटा, ये वाली, ये आपको सीरीज नज़र आ रही है। क्योंकि जो हम एग्जांपल सॉल्व आउट कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनके एटॉमिक नंबर हमें याद होने चाहिए। वो ट्रिक बता रहा हूँ। इसको याद करने का तरीका देखिए बेटा, नाम मांग अली से पेंसिल कलर। दोबारा सुन ले बेटा, नाम मांग अली से पेंसिल कलर। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह बेटा आपके कितने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो गए, 16। ये पोटाशियम। अब एटॉमिक नंबर किस तरह आप लिखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2। आयोनिक बॉन्ड में हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5। ये इसी तरह तरतीब से आपको बेटा एटॉमिक नंबर आने चाहिए। 9, 10। नोबल गैस को तो हम वैसे नहीं यूज़ करेंगे ना आयोनिक बॉन्ड में। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है बेटा। अब ये देखें, इसमें हमने सोडियम को यूज़ किया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है बेटा, 11। क्लोरीन को यूज़ किया, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 17। मैग्नीशियम को यूज़ किया, एटॉमिक नंबर 12। अगर आप कैल्शियम को यूज़ करें, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20। दोबारा ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर 8। एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 13। सल्फ़र, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 16। इस तरह कम से कम आपको बेटा पहले जो 20 एलिमेंट है उनके नाम भी याद करना आ जाएंगे, और उनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद हो जाएगा, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो आयोनिक बॉन्ड बनाने में बेटा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है एटॉमिक नंबर याद करने में। अब देखें बेटा, सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल लें। सोडियम बेटा एटॉमिक नंबर है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले बेटा हम शेल में करेंगे। शेल में सबसे पहले क्या होता है बेटा, के शेल, और उसमें आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड नंबर पे होता है बेटा उसमें एल शेल, और उसमें होते हैं बेटा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास है बेटा एम शेल, उसमें मैक्सिमम होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास है बेटा एन शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32। लेकिन हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पुट करने की कोशिश करेंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस है, ये नोबल गैसेस को शो करता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बनाए बेटा के शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी अगर हम सब शेल की बेस पर देखें तो वो क्या होगी, तो उसको भी याद करने का तरीका बता देता हूँ बेटा।
ये बेटा ये जो मैंने नीचे वाला पोर्शन लिखा है ना बेटा, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल है। याद करने का तरीका सुन लें। स्कूल स्कूल 2 मरतबा कहोगे, क्या कहोगे बेटा? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 मरतबा आपने इसको क्या करना है, रिपीट करना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। इस तरह बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल में भी आ जाएगी और सब शेल में लिखना भी आ जाएगी। इसके अंदर बेटा जो एस की वैल्यू है वो होगी 1 से लेकर 8 तक, जो पी सब शेल की वैल्यू है वो 2 से 7 तक, जो डी की वैल्यू है बेटा वो होगी 3 से 6 तक, और जो एफ़ की वैल्यू होगी वो होगी 4 से 5 तक। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा 1, ये है 2, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, और ये आपके पास क्या है बेटा, 8s। ये इधर लिखा हुआ है। एस की वैल्यू कितनी होगी, 1 से लेकर 8 तक। पी की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, और ये है 7p। डी की वैल्यू बेटा कहाँ से शुरू हो रही है, 3d, 4d, 5d, 6d, ये 4f, और ये आपके पास क्या है बेटा, 5f। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है बेटा, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है एन एल। एन का इसमें जो मतलब है ना बेटा वो है ऑर्बिट या शेल, और एल का मतलब क्या है बेटा इसमें, वो है बेटा आपके पास सब शेल। अब मैं आपको बेटा इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है 3p, ये जो इसमें 3 है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो p है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा l को। ये n की जगह ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसके अंदर थर्ड ऑर्बिट है या थर्ड शेल है। उसी थर्ड शेल का फिर हम उसमें क्या ले रहे हैं बेटा, p सब शेल ले रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेटा ये मतलब होता है। आगे भी हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, अभी इसको भी आप बेटा नोट कर लीजिएगा। अब देखें, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s1। अब बेटा देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इधर लिखा हुआ है 1, इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, s। 1 का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट। इधर लिखा हुआ है 2s, इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, 2p, यानी सेकंड ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट में s सब शेल भी है, सेकंड ऑर्बिट में p सब शेल भी है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, 3s। 3 का मतलब क्या है बेटा, थर्ड ऑर्बिट। 3 का मतलब क्या है बेटा, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के अंदर क्या है बेटा, s सब शेल। तो 1 2 3, इसमें लास्ट शेल कौन सा होगा बेटा, थर्ड ऑर्बिट होगा ना बेटा, ये लास्ट शेल है। ऑर्बिट का मतलब शेल भी होता है। तो ये जो 3s1 वैल्यू लिखी हुई है ना, ये लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रही है, लास्ट शेल, या इसको कहेंगे लास्ट ऑर्बिट। इसी बेटा लास्ट शेल ऑर्बिट को हम दूसरा क्या नाम देते हैं बेटा, वैलेंस शेल। क्या नाम देंगे बेटा हम इसको, वैलेंस शेल। ये देखें, ये पहला शेल के, ये दूसरा एल, ये तीसरा शेल क्या है बेटा, एम। तो हमने ये जो 2s 2p लिखा हुआ है ये l को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s k को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3s जो लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, m को। तो इस तरह SPDF इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे भी आपको पता चल जाता है कौन सा लास्ट शेल है, कौन सा लास्ट शेल नहीं है। अब देखें बेटा, सोडियम के पास बेटा K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 ऑप्शन है बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा, लूज़ कर दे, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा, गेन कर दे। अगर सोडियम बेटा, अब देखना है आपने, इन 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, या वो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा, गेन कर दे। लूज़ और गेन में आपने देखने बेटा स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा सोडियम के लिए, कि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा, लूज़ कर दे, क्योंकि यही स्मॉल वैल्यू आ रही है। आपने उसी को फॉलो करवाना है बेटा। ये देखें ना, सोडियम के आखिरी शेल में, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो या तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, पीछे बच जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, या अपने इसी एम शेल में वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एम शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन।
तो लूज़ और गेन में आपने देखना बेटा स्मॉल वैल्यू क्या है, तो सोडियम के साथ स्मॉल वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़। तो हमने कहा है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़, वो स्मॉल वैल्यू, उसी को आपने फॉलो अप करवाना है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी बेटा, लूज़ कर देगी। ये देखें सोडियम है ना, ये सोडियम में अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 से मुराद 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 उसमें क्या थे, प्रोटॉन। अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो बेटा वही रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो एक प्रोटॉन है वो उसके ऊपर चार्ज की शक्ल में ज़ाहिर हो जाएगा। तो ये हमने ये जो बना दिया ना बेटा, ये क्या है बेटा आपके पास, ये है केटाइन। ये क्या है बेटा आपके पास, केटाइन। इन्हीं केटाइन को हम दूसरा क्या नाम देते हैं बेटा, मेटल। क्या नाम देंगे बेटा, मेटल। केटाइन या मेटल को एक और भी नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखें, अगर आपको थोड़ा सा याद हो बेटा, अभी जो मैंने पहले आपको आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखवाई थी, तो डेफिनेशंस में मैंने आपको क्या लिखवाया था, यही लिखवाया था ना कि उसमें मेटल या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने लेना है। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। अब दूसरे हमने इलेक्ट्रॉनिक, ये देखें, जो ही ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो पीछे K में 2 L में 8, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी ना सोडियम की, वो किसको फॉलो अप करवाएगी बेटा, नियान को। नियान का भी एटॉमिक नंबर 10 होता है, K में 2 और L शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो बेटा मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, इसको दोबारा भी हम देख लेते हैं बेटा। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, लूज कर दिया है। ये नियॉन K में 2 L में 8 और M में कितने होंगे बेटा, फिलहाल इतनी काफ़ी है, इसको नोट कर लें। तो सोडियम उसने बेटा अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, लूज़ कर दिया है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी बेटा, ये जो सोडियम आयन है ना, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा नियान को कॉपी करवाएगी। तो ये नियान की तरह क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है बेटा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है बेटा 17। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में कितने होंगे बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे लफ्ज़ों में 1s2। अब ये जो इससे पहले मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाई थी ना, उसको आपने बेटा माइंड में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 2p6, 3s2, 3p5। ये 1s का मतलब K, 2s 2p का मतलब L, 3s 3p का मतलब क्या बेटा, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इधर भी M शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखें बेटा, ये या तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, क्लोरीन गेन कर ले, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा, लूज़ कर ले। तो इन दोनों में, लूज़ और गेन में स्मॉल वैल्यू क्या है, क्लोरीन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो जो गेन करेगी तो उसके ऊपर कितने, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। मतलब अब इसमें ये देखें बेटा, जो ही ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसको फॉलो अप करवाएगी बेटा, आर्गन को। तो ये क्लोरीन आर्गन की तरह क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, ये कहाँ से गेन कर रही है बेटा, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, यही क्लोरीन क्या कर रही है बेटा, गेन कर रही है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ को हम कहते हैं बेटा एनाइन, या दूसरा इसका नाम होता है बेटा नॉन मेटल। तीसरा इसका नाम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बेटा। तो इसी तरह सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे, उनमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। अब देखें, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर रही है, किसको बेटा, क्लोरीन को। तो ये जो कम्प्लीटली ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो उसके नतीजे में एक चीज़ मेटल होगी, दूसरी नॉन मेटल। ये सारी डेफिनेशन हमने बेसिक में भी बेटा देख ली थी। अब दूसरे इसको ज़रा डायग्राम से भी देख लेते हैं बेटा। ये हमारे पास है बेटा सोडियम, K शेल, L शेल, और ये हमारे पास है बेटा M शेल। उसके बाद ये है बेटा हमारे पास क्लोरीन, K शेल, L शेल, और ये हमारे पास क्या है बेटा, M शेल। सोडियम के K शेल में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन।
क्लोरीन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके आखिरी शेल में कितने होते हैं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन एम शेल में। अब होगा क्या, सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देगी, किसको ट्रांसफ़र कर देगी बेटा, क्लोरीन को। तो उसके नतीजे में क्या तब्दीली होगी, अब देखिएगा बेटा। सोडियम ये है के शेल और ये उसमें हो गया बेटा एल शेल, एम शेल, ये देखें ये है के शेल, ये एल शेल और ये क्या एम शेल। ये एम शेल अपना एक इलेक्ट्रॉन जब क्या कर देगा, इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा तो एम शेल का वजूद इसमें ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाई थी आयोनिक बॉन्ड की, कि आयोनिक बॉन्ड की फार्मेशन के दौरान जो मेटल है वो अपना आखिरी शेल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन में एक तो के शेल है, दूसरा बेटा एल शेल, इसको कहते हैं कर्नल और कोर। ये पोर्शन आपका क्या है बेटा, कोर इसको नाम दिया जाता है, दूसरा इसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, कर्नल का। के में ये सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन, ये एल शेल में कितने हो गए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपके पास है क्या, ये आपके पास है बेटा सोडियम का केटाइन। क्या है बेटा आपके पास, सोडियम का केटाइन। उसके बाद क्लोराइड को देख लें बेटा, के एल एम, के में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखें ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह बेटा ये क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बन गया ना बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो ये सोडियम आपके पास मेटल है, क्लोरीन आपके पास क्या है बेटा, नॉन मेटल। ये बेटा आपके पास केटाइन है, ये आपके पास क्या है बेटा, एनाइन। तो ये हमने आयोनिक बॉन्ड किसके अंदर देखे बेटा, सोडियम क्लोराइड के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें हम इसको ना फास्टली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक तो अब आपको आइडिया हो गया ना कि किस तरह हमने बनाने। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 बेटा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में कितने होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगी बेटा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे मैग्नीशियम, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा, गेन कर दे, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़, तो इधर हम लिखेंगे मैग्नीशियम। ये बेटा उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, लूज़ कर दिया। अब यही जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, आगे ये किसकी तरफ जाएंगे, जो ही ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी ना बेटा, तो ये किसको फॉलो अप करवाएगी, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियॉन की जैसी हो जाएगी। अब है बेटा क्लोरीन, ये हमारे पास है मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 2। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 17, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 7। या तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, या ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज। स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, आर्गन की तरह। अब हमारे पास है 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन में से 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का आ गया, अभी भी तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है ना, ये दूसरा क्लोरीन ऐड कर लेगी। ये देखिए, तो हमारे पास ओवरऑल कंपाउंड क्या बन गया, हमारे पास एक तो था बेटा मैग्नीशियम, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, और हमारे पास इसमें क्या है बेटा 2 क्लोरीन, और हर एक ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा, गेन कर लिया। तो ये फार्मूला बन जाएगा बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका फार्मूला बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड का। उसके बाद अगला बेटा आपके पास क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एटॉमिक नंबर 12, के में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 2। या तो ये 2 गेन करे, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, गेन करे। स्मॉल वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन लूज, तो इधर हम लिखेंगे मैग्नीशियम। ये देखें बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, लूज हो गए। उसके बाद है बेटा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, के शेल में 2, एल शेल में 6। या तो ये बेटा 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, या ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन। इसमें स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो ऑक्सीजन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है ना, ये मैग्नीशियम वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है बेटा, तो इसके नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, -2। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बेटा +2, ये हो जाएगा -2। तो इसके अंदर भी कौन सा बॉन्ड है बेटा,
आयोनिक बॉन्ड है। ये उसकी फिर एग्जांपल्स हैं बेटा। उसके बाद सोडियम ऑक्साइड, एटॉमिक नंबर 11, के में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 1। तो या एक लूज़ करे या ये साथ क्या करे बेटा, गेन। सोडियम क्या करेगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी बेटा। अब हमारे पास लिखा हो बेटा Na2O, ये देखें ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, के में 2, एल शेल में 6। तो ऑक्सीजन बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखती है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास अगर एक सोडियम हो तो ये सोडियम अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेगी तो उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा। इसी वजह से हमें फिर 2 सोडियम लेने होंगे बेटा। ये दूसरा सोडियम, ये इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, लूज़ कर दिया है। तो एक ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। तो ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फाइड, इनके एग्जांपल को भी बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। ये तो थी बेटा उसकी एग्जांपल्स। तो इन एग्जांपल्स के नतीजे में हमने क्या नतीजा निकाला बेटा, हमने ये नतीजा निकाला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, और साथ में हमने लिया था सेकंड एलिमेंट, 2 एलिमेंट लिए थे बेटा हमने इसमें। तो इसमें जो एक एलिमेंट होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को प्रेफर करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रेफर करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को प्रेफर करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को बेटा हम फिर क्या नाम देते हैं, केटाइन। नेगेटिव चार्ज वाले को बेटा हम क्या नाम देंगे, एनाइन। केटाइन को दूसरे लफ्ज़ों में हम मेटल भी कहेंगे बेटा। एनाइन वाले को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन मेटल। मेटल को फिर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहेंगे बेटा, और नॉन मेटल को बेटा हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल को बेटा हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन है, मेटल या नॉन मेटल के दरमियान अट्रैक्शन, केटाइन और या एनाइन के दरमियान अट्रैक्शन, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन है, या फिर ये जो कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इन तमाम फिनोमिना को बेटा हम क्या नाम देंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड का। अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं बेटा। हेडिंग इस पे आप देंगे बेटा फैक्टर्स फेवरिंग द आयोनिक बॉन्ड, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि किसी 2 एलिमेंट में आयोनिक बॉन्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है ना बेटा। जितना एटम का साइज लार्ज होगा बेटा, उतना उसमें बेटा केटाइन फॉर्मेशन क्या होगी, इजी होगी। जितना एटम का साइज बेटा स्मॉल होगा, उतना उसमें क्या चीज़ इजी होगी बेटा, एनाइन फॉर्मेशन। अब देखें बेटा मिसाल इसके हम ले लेते हैं। जब हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम के साइज़ में क्या होता है बेटा, इजाफा। मिसाल के तौर पर पहला ग्रुप हम क्या लिखते हैं, पहला ग्रुप होता है बेटा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको याद करने का तरीका क्या होता है बेटा, हाल ही ने के रब से फिर टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हुए एटम के साइज़ में क्या हो रहा है, इजाफा। ये केटाइन है। तो लार्ज केटायनिक साइज फॉर्मेशन में मिसाल के तौर पर इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये देखें बेटा, जो हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं एटम के साइज़ में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा। उतना उसके इलेक्ट्रॉन की लूज़ करने की एबिलिटी में इजाफा, उतना उसके केटाइन बनने के चांसेस में भी इजाफा हो रहा है। जितना वो केटाइन होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। स्मॉल साइज़, तो इस वजह से इसके अंदर केटाइन फॉर्मेशन जो है ना आयोनिक बॉन्ड के लिए सबसे कम, उसके बाद इसमें कम। तो यूँ लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए देखें तो उसकी सलाहियत में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, सीजियम
रुबिडियम, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम। सबसे ज़्यादा सीजियम का साइज़ लाद, उसके बाद रुबिडियम, पोटाशियम, ये सोडियम। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा आयोनिक बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा? सीजियम का, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम। उसकी वजह इनका साइज़ लार्ज, इनका साइज़ स्मॉल है। इसी तरह एनाइन में आ जाए, स्मॉल साइज़ की अगर हम बात करें बेटा, फ़र्ज़ करें हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हमारे पास है आयोडीन। तो एनाइन फार्मेशन यूँ ज़्यादा होगी बेटा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्या बेटा? आयोडीन। सबसे स्मॉल साइज़ किसका है? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। जितना स्मॉल साइज़ होगा उतने उसके एनाइन फार्मेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्या होगा बेटा? आयोडीन का। तो सबसे पहला फैक्टर हमने इसमें क्या देखा बेटा? एटॉमिक साइज़। सबसे पहला फैक्टर बेटा हमने इसमें क्या देखा है? एटॉमिक साइज। अब दूसरा फैक्टर इसमें देख लें बेटा। दूसरा फैक्टर है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या इसका दूसरा नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों नाम दे सकते हैं बेटा। तो इस पे आपने लिखना है बेटा लेस आयोनाइजेशन एनर्जी इजीली केटाइन फार्मेशन। जितना, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दूसरे लफ्ज़ों में केटाइन फार्मेशन के लिए जो हम केटाइन में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी उसके ऊपर लगा रहे होंगे वो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखें बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? जितना एटम का साइज़ लार्ज होगा उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो उतना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उतना उसमें केटाइन फार्मेशन भी क्या होगी बेटा? ईजी होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये सोडियम है बेटा, ये हमारे पास है मैग्नीशियम, ये हमारे पास है बेटा एल्यूमिनियम। सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम में से कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर देखें बेटा, इसके अंदर है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। इसमें है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। इसमें है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन। अब गौर से देखें बेटा, सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो मतलब हमें जस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना बेटा, इसी वजह से तो मैग्नीशियम वाला जो आयोनिक बॉन्ड है वो वीक होगा, सोडियम वाला स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। एल्यूमिनियम, इसको स्टेबल होने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कम है बेटा? मैग्नीशियम, उसके बाद किसकी है बेटा? एल्यूमिनियम की। तो इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा वो सोडियम वाला होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होगा? एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल बताओ और हम देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें जो है ना बेटा वो सबसे कम है, और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेटा सबसे ज़्यादा है। तो इन तीनों के अंदर सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा? ये सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि इसके अंदर सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। उसके बाद तीसरा फैक्टर देखते हैं बेटा हम। तीसरा फैक्टर है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पे बेटा आप लिखेंगे हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इजी एनाइन फार्मेशन।
इससे क्या मुराद है बेटा, किसी भी एटम को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके नतीजे में आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी, वो होती है बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अगर हम मिसाल लें हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और उसके बाद है एस्टाटीन, इसको तो हम इंक्लूड नहीं करते, रेडियो एक्टिव है। तो बेटा सबसे स्मॉल साइज़ फ्लोरीन का ज़्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ़र्क है बेटा। फ्लोरीन स्मॉल साइज़ होने की वजह से रिपल्शन भी ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। क्लोरीन में जो है ना बेटा साइज़ लार्ज होता है, तो रिपल्शन जो है ना बेटा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कम होगी, इसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो हम क्या ऑर्डर लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्लोरीन, उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोरीन, उसके बाद बेटा हम लिखेंगे ब्रोमाइन, उसके बाद बेटा हम लिखेंगे आयोडीन। तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड वीक होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा। उसके बाद इसके बाद नंबर 4 पे अब आ जाए बेटा। चार्ज ऑन द एलिमेंट। अब चार्ज के अकॉर्डिंग देखें, इसके हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, 3 तरह के बेटा आपको 4 नज़र आ रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, अब फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसमें 9 फॉर्मेशन आसान है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो इसकी कम, इसके बाद उसकी सबसे ज़्यादा कम। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे बेटा, चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर, उसके बाद किसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो इनाइन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किस में ईजी है, फ्लोरीन में, उसके बाद किस में ईजी है बेटा, ऑक्सीजन, उसके बाद किस में ईजी है बेटा, नाइट्रोजन में। तो जो फ्लोराइड वाला बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। इस तरह इसमें आ जाए बेटा केटाइन में, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना बेटा उसमें क्या है बेटा, इसमें देखें जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना उतना इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ती जा रही है, उतना उसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है। इसमें जितना हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा उतना उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। तो चार्ज के ऊपर भी तो इफेक्ट हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा बेटा, सोडियम वाला। तो ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। अब इस पॉइंट को भी देखिएगा बेटा, केटाइंस विद इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन cations with inert gas configuration are formed more easily than cations with pseudo inert gas सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का मतलब है बेटा आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। इसके अब हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है बेटा 20 कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2।
तो ये जो है ना बेटा ये रिप्रेजेंट करे के शेल को 2s और 2p6 रिप्रेजेंट करे एल शेल को 3s और 3p रिप्रेजेंट करे एम शेल को बेटा, और ये किसको रिप्रेजेंट करे बेटा एन शेल को। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी बेटा के में 2, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8, एन शेल में क्या होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको क्या बनाना चाहें बेटा केटाइन बनाना चाहें तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 के बाद 2p6, उसके बाद है बेटा 2s2, उसके बाद है बेटा 3s2, 3p6। ये है बेटा के शेल, ये एल शेल और ये है बेटा एम शेल। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का मतलब होता है जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद एग्जांपल आप ले लें बेटा जिंक की। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 2, 4, 10, 12, 18, 20 और ये 10 कितने हो गए बेटा 30। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रीअरेंज करेंगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा 3d10, ये क्या हो जाएगा बेटा 4s2। तो ये जो 1s है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है के शेल को 2s और 2p रिप्रेजेंट, एल शेल को 3s और 3p रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एम शेल को 4s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एन शेल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एन शेल को। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी के में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18। अब कैल्शियम ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे 8 इलेक्ट्रॉन। जिंक के ऊपर देखें बेटा, अगर हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 क्रिएट करना चाहें तो हम ये वाले इलेक्ट्रॉन उसके क्या कर देंगे बेटा लूज़ कर देंगे, तो पीछे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना 3s, 3p, 3b। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो बेटा कौन सी होगी सूडो इनर्ट गैस। ये देखें ना बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा ये क्या हो जाएंगे सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैंने ऊपर क्या लिखा था वो केटाइन जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लूज़ करने के बाद इनर्ट गैस यानी उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं वो ज़्यादा ईजिली बनेंगे, और एज़ कम्पेयर टू ऐसे जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सूडो यानी जब वो अपना आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएँ 18। तो कैल्शियम और जिंक मिसाल के तौर पर ये है बेटा कैल्शियम क्लोराइड और ये है जिंक क्लोराइड। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें केटाइन फार्मेशन क्या है बेटा इजी है। तो होपफुली बेटा ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देख लेते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले तो बेटा ये क्या होंगे हार्ड होंगे, दूसरा ये क्या होंगे बेटा सॉलिड फॉर्म में होंगे, तीसरा ये क्या होंगे बेटा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है बेटा रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर यानी जो इनको बनाने वाले पार्टिकल है उनके अरेंजमेंट क्या होगी बेटा रेगुलर। तीसरे नंबर पे बेटा इसमें सॉल्युबिलिटी, पोलर सॉल्वेंट में बेटा ये सॉल्युबल होंगे, इसमें सॉल्युबल होंगे बेटा पोलर सॉल्वेंट में। इसके अलावा बेटा ये क्या शो करेंगे बेटा आइसोमॉर्फिज्म, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइसोमॉर्फिज्म से क्या मुराद होता है, इस पे जो आपके पास केटाइन और जो एनाइंस होंगे बेटा उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे विद सेम इलेक्ट्रॉन। केटाइंस और एनाइंस जब इस तरह के आयनिक कंपाउंड आपस में मिलें और उनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उनको हम कहते हैं वो एक दूसरे के क्या बेटा आइसोमॉर्फिज्म, और उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा।
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी क्या होगा बेटा, सेम। अब देखें सोडियम है ना बेटा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, फ्लोरीन गेन कर लेगी। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ कर देगी तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे बेटा, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, यानी के शेल में 2, एल शेल में 8। इसी तरह मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, के शेल में 2 और एल शेल में 8, तो केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम। फ्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, 7 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा, 8। इसी तरह ऑक्सीजन में भी क्या हो जाएगा, ये देखें। तो इन दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही बेटा, इस चीज़ को कहते हैं बेटा आइसोमॉर्फिज्म। उसके बाद इसकी हम देख लेते हैं बेटा कंडक्टिविटी। उसके बाद हम इसके देखेंगे बेटा एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अगर ये तो या तो ये होंगे बेटा सॉलिड फॉर्म में या फिर ये होंगे एक्वस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में बेटा इनमें हम कहेंगे नो फ्री आयन। एक्वस फॉर्म में क्या होंगे बेटा, इनके पास फ्री आयंस मौजूद होंगे, तब ये क्या होंगे बेटा, बैड कंडक्टर। और इसमें ये क्या होंगे बेटा, गुड कंडक्टर। उसमें ये क्या होंगे बेटा, गुड कंडक्टर। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसको हम कहते हैं बेटा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है, अब इसको देखिएगा। ये हमारे पास है बेटा एनाइन, ये अन्य कंपाउंड का हमारे पास है बेटा स्ट्रक्चर। इनके बीच में क्या होंगे बेटा, केटाइन होंगे। ये हमारे पास है बेटा केटाइन। ये आपके पास क्या है बेटा, कोई अन्य कंपाउंड। इनके ऊपर आगे हम क्या अप्लाई करते हैं बेटा, फोर्स अप्लाई करते हैं, या आपकी बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बेटा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। तो होगा क्या उसके नतीजे में, आप देखिएगा। फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे ना बेटा, उसके नतीजे में क्या होगा, ये देख रहे हैं ये 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या आ गए बेटा, आमने सामने। ये 2 पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे के क्या आ गए बेटा, आमने सामने। तो ये वाला पोर्शन एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। क्या करेगा बेटा, रिपेल। इसके नतीजे में क्या होगा, ये वाली लेयर सेपरेट और ये वाली लेयर भी क्या हो जाएगी बेटा, सेपरेट। कैसे देखें, ये एक लेयर, ये हो जाएगी बेटा दूसरी लेयर। ये जो लेयर की बेटा सेपरेशन आपको नज़र आ रही है ना, यही सेपरेशन इसकी क्या कहलाते हैं बेटा, ब्रिटलनेस। क्या कहलाते हैं बेटा, ब्रिटलनेस। तो होपफुली बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा आयोनिक कंपाउंड के बारे में और आयोनिक बॉन्ड के बारे में भी। अगर फिर भी आप समझते हैं इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।